कहानी कुछ यूं है कि अर्निंग्स पर शेयर इज अ रेशियो। नाम इसका क्या कह रहा है? अर्निंग्स पर शेयर। यूं समझ लें कि अगर एक बिजनेस में 4 पार्टनर्स हो और वो बिजनेस एक साल में 80 लाख रुपए का 8 मिलियन का प्रॉफिट करे, then we are calculating the profit per partner. How do you calculate profit per partner? Profit divided by number of partners. एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर पार्टनर्स नहीं हो सकते, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। ऐसे में हम प्रॉफिट पर पार्टनर नहीं बल्कि प्रॉफिट पर शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें अर्निंग्स का मकसद क्या है? अर्निंग्स का मकसद है प्रॉफिट दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। यानी अब इसमें से मजीद कुछ नहीं जाना। रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल जानी है, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जाने हैं, फाइनेंस कॉस्ट जानी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स जाना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफर्ड डिविडेंड्स जाने हैं। वी आर नॉट कंसिडरिंग कंसोलिडेशन है। जो प्रेफरेंस डिविडेंड्स होते हैं वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस होते हैं। सो व्हाट डज प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी होल्डर्स मीन? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड्स। वापस बोलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड्स। ये आ गया प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अब इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, ये प्रॉफिट सीधा सीधा जाके शेयर होल्डर्स की झोली में गिरेगा, पे आउट होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा जी। प्रेफरेंस डिविडेंड जो फिक्स होता है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम वोटिंग पावर नहीं देते, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो हम डिविडेंड देते हैं वो सब कटकटा के आखिर में जो बचा वो जाके शेयर होल्डर्स की झोली में गिरेगा। मैं पे आउट करूं ऐसी बात नहीं कर रहा, बिकॉज आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द डीपीएस, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द डिविडेंड पर शेयर, वी आर कैलकुलेटिंग द अर्निंग्स पर शेयर। और शेयर का मकसद क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ना, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। देखो, डिविडेंड इज अ पेमेंट, उसको किसी जुगाड़ से निकालने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस किया, उसमें से एडमिन एंड सेलिंग माइनस किया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस की, फाइनेंस कॉस्ट माइनस की, अदर इनकम ऐड की, तरीका करना पड़ता है। डिविडेंड कंपनी कितना दे रही है ये खुले लफ्जों से बताया जाता है। इसको गैस करने की, इसको कैलकुलेट करने की, इसमें से क्या माइनस करूं क्या माइनस ना करूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बता दिया कि कंपनी ने इस साल 25 लाख रुपए के डिविडेंड्स दे दिए, 25 लाख के डिविडेंड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और डिविडेंड कभी भी टाइम अपोर्शन नहीं होता, जिस वक्त पे मिलेगा उस वक्त के शेयर होल्डर को मिलेगा। मिसाल आप 5 सालों से एक कंपनी का शेयर संभाल के बैठे थे, 5 सालों में कंपनी ने कभी भी डिविडेंड नहीं दिया। आपने कहा बेच के दूसरे ले लेते हैं, आपने जैसे ही बेचे अगले महीने डिविडेंड अनाउंस हो गए। क्या आप पुराने बंदे को फोन करके बोलोगे यार 5 साल के मेरे हैं? वो बोलेगा बेटा कौन से 5 साल, हटे यहां से, मेरी किस्मत है। भाई आपके पास प्राइस बॉन्ड था, आपकी पैदाइश से आपके वालिदैन संभाल के बैठे थे आपके नाम का, कि इनाम लगेगा, इसके लिए संभाल के रखेंगे। देखते ही देखते आप 20 साल के हो गए, इनाम नहीं लगा। आपके वालिदैन ने बोला आप बेच के जान छोड़ा, आप एसीसी की फीस पे करनी है, और जिसको दिया अगले महीने इनाम लग गया। क्या बोलोगे कि 20 साल का इनाम मेरा है? नहीं, जिस वक्त खुला और जिस उस वक्त जो उसका मालिक था वही उसका मालिक है, राइट? अच्छा, अब इसमें पहला पॉइंट ये डिस्कस होता है कि व्हाई इज ईपीएस दैट इंपॉर्टेंट?
जीपी मार्जिन के ऊपर आपने क्यों स्टैंडर्ड नहीं बनाया, आरओसीई के ऊपर आपने क्यों स्टैंडर्ड नहीं बनाया, डिविडेंड यील्ड के ऊपर आपने क्यों स्टैंडर्ड नहीं बनाया, इसी के ऊपर क्यों बनाया? स्टॉक मार्केट में जब शेयर्स की वैल्यूएशन की जाती है उसमें लार्जली यूज किया जाता है पीई रेशो। पीई रेशो क्या होता है? इंडस्ट्री की एवरेज होती है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो होगा वो लिया जाएगा, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा टारगेट कंपनी के ईपीएस से। मिसाल, अगर पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं, ऑटोमोबाइल सेक्टर का पीई रेशियो 13 टाइम्स है, 13 गुना है, 13 टाइम्स है पीई। हम एक कंपनी की प्राइस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, से यू लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है, हम उसकी स्टॉक प्राइस वैल्यूएशन निकालना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, उस यू लिमिटेड का ईपीएस रखेंगे और उसको ऑटोमोबाइल सेक्टर के पीई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये उस यू लिमिटेड की शेयर प्राइस आ जाएगी। पीई तो मार्केट से खुद ही मिल जाता है, आपको सही से कैलकुलेट कौन सा करके देना है, ईपीएस। देखिए, अगर ईपीएस में आपने गड़बड़ की ना, मैनिपुलेट किया, ओवरस्टेट किया, तो उससे वैल्यूएशन गलत हो जाएगी और शेयर होल्डर डिसीव हो जाएगा। इस वजह से हमने ईपीएस के ऊपर स्टैंडर्ड बना दिया ताकि कंपैरिजन लाइक विद लाइक हो सके, राइट, ताकि कंपैरिजन लाइक विद लाइक हो सके। और जितनी भी दुनिया में काम करने वाली कंपनीज हैं उनको बोल दिया कि बेटा ईपीएस ऐसे ही कैलकुलेट होगा जैसा हम बता रहे हैं एज पर आईएएस 33। तो आरओसीई कोई कैसे कैलकुलेट करता है, चल जाएगा। एसेट टर्नओवर कोई कैसे कैलकुलेट करता है, चल जाएगा। लेकिन ईपीएस आप कैसे कैलकुलेट करो, आप कैसे कैलकुलेट करो, ये हल्का लेने वाली बात नहीं है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? पहले हमने बात पढ़ ली प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ये कैलकुलेट करना आसान है, हम अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एज पर रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स। क्या चीज कैपिटलाइज होगी, क्या चीज एक्सपेंस आउट होगी, किसको डेप्रिशिएट किया जाएगा, किसको इंपेयर किया जाएगा, किसको अमोटाइज किया जाएगा, किसको रिवैल्यू किया जाएगा, ये सारी चीजें हमें हर स्टैंडर्ड ने बता दी। बाय द एंड वी कैलकुलेटेड अ प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हमने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है। लेकिन अगर एक कंपनी की 1 जुलाई 2021 और 30 जून 2022 पे नंबर ऑफ शेयर सेम है, उसने इस पूरे साल में कोई भी शेयर इशू नहीं किया, तो उसका ईपीएस इज अ पीस ऑफ केक। ओपनिंग शेयर्स कितने, मिसाल 5 मिलियन, क्लोजिंग शेयर्स कितने, 5 मिलियन। इस साल के प्रॉफिट्स को डिवाइड मार दो 5 मिलियन से, ईपीएस। लेकिन अगर इस साल नंबर ऑफ शेयर्स में कोई मूवमेंट होती है, कंपनी कोई नए शेयर्स इशू करती है, तो उससे ओपनिंग शेयर्स और क्लोजिंग शेयर्स की फिगर बराबर नहीं होगी। मिसाल, अगर साल के बिगिनिंग में कंपनी के पास 5 मिलियन शेयर्स थे और ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 2 मिलियन मजीद शेयर्स इशू किए, सो द कंपनी नाउ हैज 7 मिलियन शेयर्स। अगर मैं डायरेक्टर से ये एक्सपेक्ट करूं कि पूरे 7 मिलियन शेयर्स पे प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो कहेगा नाइंसाफी है। क्यों? क्योंकि पहले 6 महीने, मिसाल बोलता हूं कि मैंने पहली जनवरी पे न्यू शेयर्स इशू किए हैं, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक तो मेरे पास 5 मिलियन शेयर्स थे। प्रॉफिट तो इवनली एट्रीब्यूट होता है ना, डिविडेंड इवनली एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, लेकिन प्रॉफिट तो 12 महीने का है।
तो पहले 6 महीने का ईपीएस मैं 5 मिलियन के ऊपर कैलकुलेट कर सकता हूं और बाद के 6 महीने का ईपीएस मैं 7 मिलियन पे कैलकुलेट कर सकता हूं। हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते वक्त बेसिकली यूज करते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज मतलब ओपनिंग कितना है 5 मिलियन, क्लोजिंग कितना है 7 मिलियन, प्लस करके डिवाइड बाय 2। अगर मेरे 6 महीने वाली बात पे करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर मैंने न्यू शेयर इशू किया है 1 अक्टूबर पे, तो जुलाई अगस्त सितंबर तक 5 मिलियन रहे हैं 3 महीने, एंड अक्टूबर से लेकर जून तक 7 मिलियन शेयर्स रहे हैं। तो 5 मिलियन को मल्टीप्लाई बाय 3/12 किया जाएगा, प्लस 7 मिलियन को मल्टीप्लाई बाय 9/12 किया जाएगा। मैं दोनों को 50-50 वेटेज नहीं दे रहा, एक को 3/12 दे रहा हूं, एक को 9/12 दे रहा हूं, एक को 25 दे रहा हूं, एक को 75 वेटेज दे रहा हूं। इसको हम क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज। तो ईपीएस कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? हम रखेंगे अर्निंग्स यानी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? जितना भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा उसमें से माइनस किए जाएंगे प्रेफर्ड डिविडेंड्स, और डिवाइड किससे किया जाएगा? विच नंबर ऑफ शेयर्स? बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। मुनासिब है? ईपीएस 3 कैलकुलेट किए जाते हैं। पहला कैलकुलेट किया जाता है बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस मतलब ईपीएस फॉर द ईयर। दूसरा कैलकुलेट किया जाता है कंपैरेटिव ईपीएस। व्हाट इज कंपैरेटिव ईपीएस? जिस तरह हम क्लोजिंग कर रहे हो 30 जून 2022 की, तो ये लाजिम है कि हम उसके साथ 30 जून 2021 की स्टेटमेंट्स भी डिस्क्लोज करें। तो 2022 को तो फॉर द ईयर कहा जाएगा इस साल का, और 2021 को क्या कहा जाएगा? अर्लीस्ट कंपैरेटिव फिगर्स, ताकि रेशोज वगैरह निकालने के लिए, कैश फ्लोज निकालने के लिए दोनों को कंपेयर किया जा सके। और अगर इस साल कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा 2021-22 में, तो इस साल तो चेंज होगा ही, 2021 की स्टेटमेंट्स को भी रीस्टेट करेगा ताकि कंपैरिजन लाइक विद लाइक बने। तो अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन चेंज की है, मिसाल कोई खर्चे जो 2021 में एडमिन में दिखाए गए थे 2022 से वो कॉस्ट ऑफ सेल में दिखाए जाएंगे, तो 2022 में तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में आएंगे, लेकिन 2021 के जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं उसमें भी वो उठा के कॉस्ट ऑफ सेल में डाले जाएंगे। अगर कोई इनकम पहले रेवेन्यू में दिखाई जाती थी, अब अदर इनकम में दिखाई जाएगी, तो उसकी प्रेजेंटेशन चेंज हो रही है। अगर 2022 में आपने उसको अदर इनकम दिखाया है और 2021 में आपने उसको रेवेन्यू में दिखाया था, तो कंपैरेटिव में क्या करेंगे? उसको एडजस्ट करेंगे, रेवेन्यू से निकाल के अदर इनकम में दिखा देंगे। जिसकी प्रेजेंटेशन चेंज होगी वो इस साल भी चेंज होगी, पिछले साल की भी चेंज होगी। अर्लीस्ट कंपैरेटिव फिगर्स, जिसको हम वर्ड यूज करते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। अगर किसी सोर्स को पहले आप इक्विटी कहते थे, अब कहा जाता था कि वो इक्विटी नहीं है, वो लायबिलिटी है, तो पिछले साल हमने उसको इक्विटी दिखाया था, इस साल हम उसको लायबिलिटी दिखा रहे हैं।
लेकिन आपने क्या करना है, फिर पिछले साल की स्टेटमेंट्स में भी उसको लायबिलिटी ही दिखा देना है ताकि कंसिस्टेंसी रहे, ताकि कंसिस्टेंसी रहे। अगर पिछले साल तक किसी कॉस्ट को आप रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करते थे, अब आप उसको कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। पहले आप उसको प्रॉफिट लॉस में भेजते थे, अब आप उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हो। दिस इज ऑल्सो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आप पिछले साल भी उसको कैपिटलाइज करके दिखा दोगे। अब अगर प्रेजेंटेशन, मेजरमेंट और क्लासिफिकेशन में चेंज आता है तो रेट्रोस्पेक्टिव होगा। हम कंपैरेटिव ईपीएस दिखाते हैं। अगर इस साल आपने कोई मुफ्ता शेयर्स इशू किए हैं, मुफ्ता, हाँ, राइट भी थोड़ा मुफ्ता होता है ना, राइट शेयर्स थोड़ा सा मुफ्ता होता है, बोनस तो टोटली। अगर इस साल आपने कोई ऐसे शेयर्स इशू किए हैं जिससे कोई फंड रेजिंग नहीं हुई है, जिससे कोई पैसे नहीं आए, ध्यान दीजिएगा, पिछले साल का ईपीएस 5 मिलियन शेयर्स पे कैलकुलेट किया गया है, इस साल का ईपीएस वेटेड एवरेज पे किया गया है। अगर दोनों सालों में कंपनी का प्रॉफिट बेहतर भी हुआ हो इस साल, अगर इस साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले से बेहतर है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स की वजह से वो ईपीएस कम दिखेगा, लेकिन मैनेजमेंट कहती है कि यार ये तो बोनस शेयर्स है, जो 5 से मैं 7 पे आया हूं, 2 मिलियन शेयर्स बढ़े हैं, उसके पैसे थोड़ी मिले हैं, तो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी कि मैं इनकम बढ़ाऊंगा, मैंने तो बोनस दिया है। तो इससे मेरा ईपीएस इस साल का बेसिक पिछले साल के कंपैरेटिव ईपीएस से लाइक विद लाइक कंपैरेबल नहीं होता। इसको भी हम रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट फॉर करते हैं। अगर आपने कोई मुफ्ता शेयर्स इशू की है इस साल, तो आप इस साल के डिनोमिनेटर में तो रखेंगे वेटेड एवरेज में, लेकिन पिछले साल के वेटेड एवरेज में भी उसको अकाउंट फॉर कर लिया जाएगा रेट्रोस्पेक्टिवली। यानी इस साल जो कंपैरेटिव ईपीएस दिखेगा, ये पिछले साल का बेसिक ईपीएस हो, ऐसा जरूरी नहीं। राइट, जो फर्दर मिसाल यू हैड 5 मिलियन ड्यूरिंग पास्ट ईयर, पूरा साल 2021 क्लोजिंग में यू डिडंट इशू अ सिंगल शेयर। इस साल यू इशूड फर्दर 2 मिलियन शेयर्स बट मुफ्ता बोनस, तो योर नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज टू 7 मिलियन। प्रॉफिट हालांकि पिछले साल से बेहतर है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से आपका ईपीएस डिट्रॉयरेट हो गया। एंड शेयर होल्डर्स आर लाइक कि भाई क्या कर रहे हो, तो मैनेजमेंट कहती है कि यार ये तो अकाउंटिंग का प्रॉब्लम है। व्हाट IAS 33 सेज कि अगर आपने किसी साल में कोई मुफ्ता शेयर्स इशू किए हैं तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट फॉर किया जाएगा। राइट, तो जो 2021 वाला ईपीएस है वो रिकैलकुलेट होगा कंपैरेटिव में। मैं 2021 में वापस नहीं जा सकता और जाना भी नहीं चाहता। नहीं, ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिव ईपीएस इज ईपीएस फॉर लास्ट ईयर। लेकिन दिस इज नॉट बेसिक ईपीएस ऑफ लास्ट ईयर, दिस मे बी एडजस्टेड एंड दिस विल बी एडजस्टेड फॉर द मुफ्ता शेयर्स ओनली। जिन शेयर्स के आपको पैसे मिले हैं उसका हिसाब दो, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करूंगा। राइट इशू का जो मुफ्ता पार्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव जाएगा, जो पैसों वाला पार्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाएगा। अब हमारा वो काम है, राइट, अब हमारा वो काम है कि हमें पता कैसे चलेगा कि मुफ्ता पार्ट कितना है। राइट, मैं इस पे आता हूं। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया है कि अगर आपने इस साल कोई नए शेयर इशू किए हैं, पॉसिबिलिटी नंबर 1, न्यू शेयर इशू कैसे होते हैं? न्यू शेयर इशू करने का तरीका नंबर 1, कोई डिस्काउंट नहीं है, फुल प्राइस, जितनी मार्केट है उतने पे ही इशू किए हैं। यानी आपको पैसे मिले हैं,
हिसाब दो, क्या फुल प्राइस इशू को रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्ट करूंगा? नहीं, पिछले साल के 5 रहेंगे, इस साल के वेटेड एवरेज 7 रहेंगे, राइट? मैनेजमेंट अगर कहती है कि मेरा नंबर ऑफ शेयर्स की वजह से ईपीएस गिर रहा है, तो उसको कहा जा सकता है कि बेटा तो पैसे मिले हैं, ईपीएस को बढ़ाना भी तो चाहिए था, प्रॉफिट को पिछले साल से बेहतर भी तो करना चाहिए था, न्यू इन्वेस्टमेंट जो ली है। तो एक होता है फुल प्राइस, इसमें न्यू शेयर इशू किए जाते हैं एट मार्केट प्राइस। दूसरा बोनस इशू होते हैं, स्क्रिप इशू। बोनस इशू में पैसे कितने मिलते हैं? 0। इससे नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा तो होता है, लेकिन प्रीमियम से कम करते हैं पैसे आपको। अब अगर मैनेजमेंट से एक्सपेक्ट करो कि न्यू शेयर इशू किए तो प्रॉफिट तो बढ़ाओ, तो वो बनेंगे इट इज जस्ट अ नंबर। ये जो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े इट इज जस्ट अ नंबर, पैसे वैसे कोई नहीं आए। लेकिन फॉर्मूला को क्यों कौन समझाएगा? वो तो बोलेगा कि भाई शेयर अब है तो है, तो इस साल के ईपीएस को तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपने वेटेड एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है। लेकिन उससे मसला ये आएगा कि कंपैरिजन में बिगाड़ पैदा होगा, मैनेजमेंट को गालियां पड़ेंगी कि क्या कर रहे हो, तो और वो गालियां उनको जेन्युइन नहीं पड़ रही हैं, जेन्युइन नहीं है, मतलब उनकी पुअर परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ मुफ्ता शेयर्स ने इनको मरवाया है। तो आईएएस 33 क्या कहता है कि इन शेयर्स को हम क्या अज्यूम करेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव। हाँ, तो 2021 के जो ईपीएस है उसमें भी मुफ्ता डाल दूंगा शेयर्स, फिर तो ईपीएस आपका बेहतर होना चाहिए ना। अब आपके पास क्या एक्सक्यूज है? अब आपका ईपीएस अगर गिर रहा है 2021 के मुकाबले में, तो यानी आपने प्रॉफिट को गिराया है, सीधी बात। हाँ, जो बात है सीधी बात। अच्छा, दूसरा ये आ गया बोनस इशू। बोनस इशू में हम क्या करते हैं? दैट दीज शेयर्स आर इशूड फॉर फ्री। तीसरा आता है राइट्स इशू। राइट्स इशू के शेयर्स आर इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट बिलो मार्केट वैल्यू। फुल मार्केट पे करता तो पूरे पैसे मिलते, बोनस करता तो कुछ भी ना मिलता। राइट फुल फ्री भी नहीं, फुल पैसे भी नहीं। सही है? मिसाल अगर किसी दुकानदार से हम बार्गेनिंग करते ना, सर तो गुंजाइश कर लें, वो बोला आप नहीं दो, आप पैसे ही नहीं दो, वो ऐसी सिचुएशन में डालता है कि हम बोले आप नहीं दो का क्या मकसद होता है यार? तो ये ना नहीं दो वाला है ना पूरे पैसे लो, हम कहते हैं डिस्काउंट करो। राइट इशू किए जाते हैं एट ये फुल मुफ्ता नहीं, लेकिन ये पार्ट मुफ्ता है। हाँ, हाफ भी नहीं कह सकते, हम कहते हैं पार्ट मुफ्ता है। सो नाउ व्हाट हैपेंस? एक हो गया बेसिक ईपीएस, दूसरा गया कंपैरेटिव ईपीएस। कंपैरेटिव ईपीएस को फुल प्राइस कुछ भी असर नहीं करेगा, बोनस असर करेगा, राइट्स का कुछ हिस्सा असर करेगा। तो मैं आपके साथ हूं कि अगर आपका सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हुआ है और आपको पैसे नहीं मिले, तो इस साल के ईपीएस को तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपने पाले हैं तो पैसे तो देने पड़ेंगे। जब आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए तो ईपीएस तो गिरेगा, ईपीएस तो कम होगा, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चले आपके लिए इतना हम कर सकते हैं कि हम पिछले साल के ईपीएस में भी इसका फ्रैक्शन डाल देते हैं ताकि आपकी कंपैरिजन सही हो जाए। तो हम इस लाइन को छोटा नहीं कर रहे, हम बराबर में एक दूसरी लाइन खींच रहे हैं। अब वो लाइन बड़ी होगी या छोटी होगी वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं कंपैरेटिव को एडजस्ट कर रहा हूं। ये होगी दो चीजें। तीसरा, एज आई सेड कि ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टॉक वैल्यूएशन के लिए पीई में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर एक बिजनेस में हम 4 पार्टनर्स हैं, हमें मजीद पैसे चाहिए। करेंटली हमारा प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए है, तो फी बंदा पड़ रहा है 25-25 लाख रुपए। क्योंकि हमें मजीद पैसे चाहिए तो हम आपको कहते हैं कि क्या आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करेंगी, आप भी पार्टनर बन जाए। तो आपने कहा कि मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमने आपको गुडविल वगैरह मिला के बता दिया कि आप इतने पैसे दें। तो आपने देखा कि जब मैं आपकी पार्टनरशिप में आ जाऊंगी तो मुझे कितने मिलेंगे। हमने कहा कि अभी हमारा प्रॉफिट 1 करोड़ है, आप जब पैसे देंगी तो इंशाल्लाह बढ़ेगा, लेकिन चले 1 करोड़ ही मान लें। लेकिन पहले वो प्रॉफिट 4 बंदों में तकसीम होता था, अब 5 बंदों में तकसीम होगा। लिहाजा पहले फी बंदा 25 लाख मिलते थे, अब फी बंदा 20-20 लाख होंगे। एंड यू से 20 लाख इज गुड, ओके फाइन, मैं पैसे लगा रही हूं। आपने ये जानकर पैसे लगा दिए कि मेरा ईपीएस कितना होगा, अर्निंग पर पार्टनर कितना होगा। जब अगले साल का प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो आप ये देखते हैं कि वो 6 बंदों में तकसीम हो रहा है। करोड़ रुपए का प्रॉफिट 6 बंदों में तकसीम हो रहा है। तो हमने कहा ये कौन है, छठा कौन है। हमने कहा ये जब हम बिजनेस खोल रहे थे ना, तो उस वक्त हम 5 दोस्त थे। हम 4 दोस्तों के पास इतनी कैपेसिटी थी कि हम बिना इनकम के भी गुजार सकते थे, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था। लेकिन एक हमारा दोस्त, उसको घर चलाना था, लिहाजा वो नौकरी में चला गया। उसकी मजबूरी को देखते हुए हमने उसको कहा कि भाई देखो, जब तुम्हारा जी चाहे ना तुम बिजनेस में आ जाना, कोई पैसे नहीं लेंगे, तुम्हें हिसाब पार्टनर बना लेंगे। और वह साल वो आ गया। तो आपने कहा सर फिर अपनी दोस्तियां आपने भाई मुझे बीच में क्यों डाल रहे हैं, मुझे बीच में क्यों डाल रहे हैं। ये छठा दोस्त आपका दोस्त होगा, मेरा दोस्त थोड़ी है। मेरा 20 लाख का हिसाब बनना था, आपने 16,60,000 रुपए कर दिया, ये इसको बीच में क्यों ला रहे हैं। तो इखलाकी तौर पे हमें आपको पहले बता देना चाहिए कि पार्टनर्स बढ़ सकते हैं, नहीं तो मुझे आपसे अप्रूवल लेके किसी को पार्टनर बनाना चाहिए ना। उसूलन तो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेके नए शेयर इशू किए जाते हैं। लिहाजा अगर मैं नए शेयर इशू करना चाहता हूं तो मैं एजीएम बुलाता हूं और एजीएम में आपसे अप्रूवल लेता हूं कि हम न्यू शेयर इशू करना चाह रहे हैं। आप कहते नहीं नहीं, छठा पार्टनर आएगा तो हमें क्या बचेगा, मैं नहीं अप्रूव कर रही। लेकिन आपसे पूछिए बगैर एक पार्टनर आ जाए, ये तो ज्यादती है। कंपनी की तरफ से कभी कभी शेयर्स इश्यू करने की कोई कमिटमेंट्स की हुई होती है। मिसाल, अगर कंपनी ने इश्यू किए हुए हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, और हमने उन बॉन्ड होल्डर्स को कहा है कि भाई और बहनों, आप लोगों ने हमें पैसे दिए हैं, 5 साल तक हम आपको इंटरेस्ट देंगे, 5 साल के बाद अगर आप चाहो तो अपने पैसे वापस ले जाना, नहीं तो कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेना। अभी उन्होंने कन्वर्ट करवाया नहीं है, लेकिन मैं शेयर होल्डर को पहले बता तो दूं कि भाई ये कन्वर्ट करवा सकते हैं। जब इन्होंने कन्वर्जन का ऑप्शन लिया तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे और ईपीएस गिर सकता है। लिहाजा आपके हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा वो कम हो सकता है। अभी हुआ नहीं है, मैं प्रूडेंट हो रहा हूं, मैं वक्त से पहले बता रहा हूं। दूसरा, अगर कंपनी ने इश्यू किए हुए शेयर ऑप्शंस या फिर वारंट्स, कंपनी ने इश्यू किए हुए शेयर वारंट्स, मिसाल हमने अपने डायरेक्टर्स को कहा हुआ है कि भाई और बहनों 3 साल तक मेरी कंपनी में रहना, मेरा साथ निभाना, मुझे छोड़ के ना जाना, और 3 साल के बाद अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप में से हर एक डायरेक्टर को 10,000 शेयर्स 5-5 रुपए में दे सकता हूं। यह आपके पास ऑप्शन है।
अगर आपको समझ में आए तो शेयर्स ले जाना, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना। इनको हम कहते हैं शेयर ऑप्शंस। अभी उन्होंने एक्सरसाइज किए नहीं है, लेकिन जब भी किए शेयर्स बढ़ जाएंगे और मुमकिन है ईपीएस गिर जाएगा। मैं इखलाकी तौर पे अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, आपको पहले से बता रहा हूं दैट व्हाट कैन बी वर्स्ट। फिर झट शॉक में नहीं आ जाना है, ये कहां से आ गया। ऐसे ईपीएस को हम कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। ये एक्सपेक्टेड ईपीएस होगा जब ये शेयर्स इशू हो जाएंगे। और ये देखें, ये आपसे पुराना दोस्त है हमारा, इनको हम पहले ऑप्शन दे चुके हैं, आप बाद में आए हो। इन बॉन्ड होल्डर्स को हमने पहले कन्वर्जन का ऑप्शन दिया था, इन डायरेक्टर्स को हमने पहले शेयर्स खरीदने का ऑप्शन दिया था। शेयर ऑप्शंस के हवाले से रिसेंटली इंडिया में एक इंसिडेंट हुआ है बहुत फाइनेंशियल, बड़ा ज़बरदस्त। वहां पे एक चैनल है एनडीटीवी के नाम से, एनडीटीवी, उसको अचानक से टेक ओवर कर लिया गया है, अचानक से, और उनके मालिकान को भी नहीं पता कि हमारी कंपनी टेक ओवर हो गई है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके पीछे ये शेयर ऑप्शंस की कहानी है। दर हकीकत एनडीटीवी गवर्नमेंट के वो एरियाज दिखाता है जो गवर्नमेंट छुपाना चाहती है। वो ये कम्युनल इश्यूज, हिंदू मुस्लिम फसादात पे फोकस नहीं करते। वो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और जो प्रॉब्लम्स हैं जिन पे वर्कआउट किया जाना चाहिए उन पे फोकस करते हैं। तो ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट कैन नॉट टॉलरेट। और अभी आपको इंडियन गवर्नमेंट पता है कैसी चल रही है? किस तरीके से उस कंपनी को फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंशियली फेयर, कोई ज्यादती नहीं की गई, और किस तरीके से उसको टेक ओवर किया गया है। आई शेयर द वीडियो। मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था, ध्रुव राठी की का एक चैनल, उसने इस पे कवर किया है। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि किस तरीके से एक चैनल को टेक ओवर किया जाए और चैनल के मालिकान को खुद ना पता हो कि हमारी कंपनी बिक गई है। ओके, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स को असर डाल सकते हैं 3। कौन से? एक फुल प्राइस, एक राइट इश्यू, एक बोनस इश्यू। हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट देखें किस तरीके से करेंगे। पहला आप रखेंगे ओपनिंग शेयर्स। 1 जुलाई 2021 पे आपके पास जितने शेयर्स हैं ये वो है। वेटेड एवरेज करने के लिए हम देखेंगे कि कितने महीने तक, कितने अरसे तक ये ऐसे ही रहे हैं। मिसाल, जुलाई में कोई नए शेयर इशू नहीं हुए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मिसाल 4 महीने तक हमने ना बोनस इशू किया, ना फुल प्राइस इशू किया, ना राइट इशू किया, कुछ भी नहीं किया। राइट? तो हमने इन पे लगाना है 4/12। ये मैंने क्या कहा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हमने शेयर्स के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की। तो वेटेड एवरेज करने के लिए मैंने इसको 4/12 कर दिया। फिर क्या हुआ, हमने अक्टूबर में, नवंबर में फुल प्राइस इशू किए। नवंबर में हमने फुल प्राइस इशू किए।
से आपके पास 5 मिलियन शेयर्स थे, आपने 1 मिलियन शेयर्स नवंबर में फुल प्राइस पे इशू कर दिए। अब आपके पास कितने शेयर्स हो गए? इन दोनों को मैंने कर दिया प्लस, क्यूमुलेटिव। सो नाउ यू हैव गॉट 6 मिलियन। नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक आपने फिर कोई छेड़छाड़ नहीं किया। कब तक? जनवरी तक कोई छेड़छाड़ नहीं की। कितने महीने हो गए? 3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 से। $5 मिलियन है, यस, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपके पास 5 के 5 ही रहे हैं। आपने इन 4 महीने के दौरान कोई भी नया शेयर इशू नहीं किया, तो ये कब तक चले? लेकिन चौथे महीने के बाद 5वें महीने की शुरुआत में आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। कितने हो गए? 6। आपने 1 मिलियन फिर मार्केट में इशू कर दिए शेयर्स फुल प्राइस पे। अब आपके पास कितने शेयर्स हैं? राइट। तो पहला क्या था? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आपने फिर इसमें मजीद कोई छेड़छाड़ नहीं की। नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर्स डोंट काउंट द मनी इन, कि पैसे कितने मिले हैं। मैं यहां पे पैसों की कहीं नहीं बात कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं। इवन इफ द पार वैल्यू इज 50 सेंट्स, 25 सेंट्स, $1, राइट। आपने जो इशू किए हैं शेयर्स, यहां पे ये डिफरेंस नहीं हो सकता कि कॉल्ड अप अलग होगा, पेड अप अलग होगा, नॉट पॉसिबल। एक होता है ना कॉल्ड अप कैपिटल, एक होता है पेड अप कैपिटल, देयर विल बी नो डिफरेंस। हमने जितने भी शेयर होल्डर्स अपने सर पे मजीद बिठा दिए, अब के बाद जब डिविडेंड बटेगा तो कितने लोगों में बटेगा? 5 में कि 6 में? 6 में ना, आ गए ना अंदर। अब वोटिंग पावर कितने लोगों के पास है? 6 मिलियन के पास आ गए ना कंपनी के अंदर, तो 6 मिलियन से फरवरी में आप 143 बोनस इशू करते हैं। पहले आपके पास कितने शेयर्स हैं? 6। 1 फॉर एवरी 3, राइट, राइट। बोनस शेयर्स आपने इशू कर दिए। अब आपके पास टोटल शेयर्स कितने हो गए? 6 पहले थे, 8। इसको मैं यहां पे आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूं पोस्ट बोनस शेयर्स। कि बोनस के बाद आपके पास कितने शेयर्स हैं, राइट। इट वॉज 6 अर्लियर, 2 फर्दर, 8 नाउ। इजी। से फरवरी, मार्च एंड अप्रैल तक आपने फिर कोई शेयर इशू नहीं किए, लेकिन मई के अंदर आपने राइट्स इशू कर दिए, 1 फॉर एवरी 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बताओ ये 6 मिलियन कब से कब तक चले हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 12 से। इसका राज 3 महीने चला ना, फिर कोई और आ गया। अब के बार आ गए मई के अंदर टोटल 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 प्रोपोर्शन हमेशा क्यूमुलेटिव का होगा। क्या, वापस बोलो, प्रोपोर्शन हमेशा क्यूमुलेटिव का होगा, कभी भी शेयर्स का नहीं होगा। मिसाल यहां पे मैंने 1 मिलियन किए थे, मैंने 1 मिलियन पे फ्रैक्शन लगाया? नहीं लगाया ना, मैंने 6 मिलियन पे लगाया। फिर 2 इशू किए तो 2 पे फ्रैक्शन लगाया? नहीं लगाया, 8 पे लगाया। अब फिर से अगर मैं 1 for 4 करता हूं
2 मिलियन मजीद इश्यू हो जाएंगे। इनको हमने क्या कहा? राइट शेयर्स। अब ये आ गए हमारे राइट्स के भी बाद वाले शेयर। अब कितने हो गए? 10। मैं फ्रैक्शन 10 पे लगाऊंगा, 2 पे नहीं लगाऊंगा, 1 पे नहीं लगाऊंगा। फ्रैक्शन हमेशा क्यूमुलेटिव पे लगेगा। और फिर साल खत्म हो गया। ये शेयर्स कब से कब तक चले हैं? मई जून, साल खत्म। राइट? सो वी स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2/12 से। सॉरी, यहां तक ठीक है चीज? इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि ये शेयर्स जो आपने इशू किए हैं वो फुल पैसों पे किए हैं। इसका इंपैक्ट पिछले साल की ईपीएस पे जाना चाहिए? नहीं। लेकिन ये वाले शेयर्स आपने इशू किए हैं फ्री में। अब एक बात याद रखिएगा, बोनस शेयर्स आर अज्यूम्ड टू बी इन इश्यू सिंस द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फिर से सुनो, बोनस शेयर्स आर अज्यूम्ड टू बी इन इश्यू कब से? सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कि जब से कंपनी बनी है तब से है। इससे क्या होगा? रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट हो जाएगी। जो पिछले साल का नंबर ऑफ शेयर्स है उसमें भी ये हिस्सा चला जाएगा। और इस साल भी हम इसको एक्चुअली 3/12 नहीं करेंगे, बल्कि इसको पहले दिन से ही अज्यूम इशूड मानेंगे कि हाँ हाँ हाँ, ये तो कंसर्न ही नहीं है कि पता चलेगा कि बोनस इशू हुए या नहीं हुए। बोनस इशू हुए ये तो पता है, वो कैसे जाएगा? पिछले साल का जब आपने नंबर ऑफ शेयर निकाला था तब तो बोनस था ही नहीं। जो शेयर प्रीमियम से कटा होगा और शेयर कैपिटल में आएगा वो तो इस साल आया होगा। पिछले साल की बैलेंस शीट में कहां होंगे बोनस शेयर्स? आप वहां नहीं करना, मैं सिर्फ ईपीएस में एडजस्टमेंट करवा रहा हूं। ऐसा ना बैलेंस शीट को एडजस्ट करके बैठ जाओ। तो इस साल की बात कर रहा हूं। राइट। अब मैं यहां से कहानी घुमा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये वाले शेयर्स 3/12 होंगे, सही है। लेकिन बोनस वाला जो पार्ट है ना, ये 3/12 नहीं होना चाहिए, ये 12/12 होना चाहिए। बिकॉज आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अज्यूम किया जाता है कि ये तो राइट, इसलिए मैं इस पे 12/12 नहीं लगा सकता। आपकी बात दुरुस्त है। अगर मैं इस 8 मिलियन को 12/12 कर देता हूं तो वो 5 भी 12/12 हो जाएंगे और 1 भी 12/12 हो जाएगा। नहीं, अब मेरा तरीका सुनो और यही तरीका समझ लेना। हम कैलकुलेट करते हैं बोनस फ्रैक्शन। बड़ा आसान है बोनस फ्रैक्शन। क्या कैलकुलेट करते हैं? बड़ा आसान है, सुनिएगा। मैंने बोनस इशू कैसे किया था? 1/3 1 फॉर एवरी 3, मतलब जिसके पास 3 शेयर्स होंगे उसको 1 मिल जाएगा। अब उसके पास कितने शेयर्स हो जाएंगे? 4। हाउ डू वी कैलकुलेट बोनस फ्रैक्शन? हम इसको कैलकुलेट करेंगे एज पोस्ट bonus shares divided by pre-bonus shares। पोस्ट बोनस, सिर्फ बोनस नहीं बोल रहा मैंने, कहा क्या कहा? पोस्ट बोनस। पहले जिसके पास 3 थे अब उसके पास कितने हो जाएंगे? 4। तो पोस्ट बोनस हम रखेंगे 4 और प्री बोनस रखेंगे, जवाब आएगा 1.333 शायद।
4/3 करेंगे 1.33, जो 0.33 है वो बोनस है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या इन 5 मिलियन शेयर्स के अंदर बोनस शामिल है नहीं? ये लो कर दिया। आपने 143 किया ना, यानी 5 मिलियन वालों को भी तो बोनस दिया होगा, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 1.33 कर दिया। 1 का मकसद 5 खुद तो रहेंगे, 1 का मकसद 5 खुद तो रहेंगे, 0.33 मतलब उसमें बोनस भी आ गया। आप खुद सोचो, अगर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स 6 ना होते, 5 होते, तो बोनस कितने देते? 5/3 करो, ठीक है, 1.66 बोनस होता, 5 में ऐड कर दो 1.66, 6.66। एक और तरीका करो, आप लिखे 5 मल्टीप्लाई करें 4/3, 5 मल्टीप्लाई बाय 4/3, आ गया वापस। अगर आप 5 को मल्टीप्लाई बाय 1.33 करेंगे तो भी तो सेम बात होगी। मैंने क्या किया, इस 5 मिलियन के अंदर क्योंकि बोनस शामिल नहीं था और हमारा कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि इनको अज्यूम करो कि ये फॉर्मेशन है, तो मैंने इसको पहले दिन से शामिल कर दिया। दूसरी बात, 5 में 1 मिलियन मैंने फुल प्राइस इशू किए, ये कितने हैं? 6। इन 6 मिलियन में बोनस शामिल है? कहां है अभी? इन 6 मिलियन में बोनस शामिल है? नहीं। ये लो मैंने ऐड कर दिया। तो 6 को जब मैं 1.33 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसमें 2 मिलियन शेयर्स और ऐड हो जाएंगे। अब आगे आते हैं, ये हो गया 6। 143 के हिसाब से आपने कितने शेयर्स इशू किए? 2। ये कितने शेयर्स हैं? 8। इसमें बोनस शामिल है? यस। ये लो मैंने शामिल नहीं किया। जब बोनस शामिल हो गया तो मैं क्यों शामिल करूं? हम बोनस फ्रैक्शन सिर्फ तब तक लगाएंगे जब तक बोनस खुद नहीं आ जाता। समझ गया? तो 5 मिलियन में बोनस नहीं था, मैंने डाल दिया। 6 मिलियन में बोनस नहीं था, मैंने डाल दिया। 8 मिलियन में बोनस था, अब कुछ भी नहीं करना, अब खुद ही हो गया। जब 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो ऐड खुद ही हो जाएगा। अब आपका फॉर्मूला समझो, 5 मल्टीप्लाई बाय 4/12 मल्टीप्लाई बाय 1.33, 6 मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय 1.33, ये है ना। पांच मिलियन शेयर्स में वालों को भी तो बोनस दिया होगा ना आपने। 5 में बोनस शामिल नहीं है। अगर 5 का 143 होता तो 1.33 होता, ये हो गया 6.33। मैंने बोनस उसमें इंक्लूड कर दिया। उसमें मैं बोनस फ्रैक्शन नहीं डाल रहा, उसमें 1.33 नहीं कर रहा। राइट, टाइम अपोर्शन तो सब होगा, लेकिन बोनस फ्रैक्शन उसमें डालूं क्यों जब उसमें पहले ही बोनस है। जब उसमें फ्री मुफ्ता शेयर्स आ गए, इनमें मुफ्ता शेयर शामिल नहीं थे, मैंने डाल दिए। इनमें मुफ्ता शेयर शामिल नहीं थे, मैंने डाल दिए। इसमें मुफ्ता शेयर्स आ गए ना, आ गए, क्योंकि क्यूमुलेटिव चल रहा है। क्यूमुलेटिव में 10 जब आया तो 10 में 2 तो बोनस वाले हैं ना। हो सकता है, लेकिन बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हैं। कैलकुलेशन से मना नहीं कर रहा हूं, अगर आप मैथ्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो आप करो, हो जाएगा, नो डिनाइल। क्योंकि वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका ये भी है।
एक छोटे से प्रूफ दिखाता हूं, छोटा सा प्रूफ दिखाता हूं। मेरे पास पहले 5 मिलियन शेयर्स है, फिर 7 मिलियन है, ठीक है। तरीका नंबर 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, 2.5, ये एक तरफ कर दिया। फिर रखा 7, 7 में 5 भी शामिल है, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, 3.5, 2.5 प्लस 3.5, दिस इज योर वेटेड एवरेज। ये तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, 5 मिलियन पूरा साल रहे हैं, जुलाई से लेकर जून तक रहे हैं, लेकिन जो बोनस हुआ है 2 मिलियन का वो सिर्फ जनवरी टू जून चला है। तो 5 मिलियन को करो 12 बाय 12, तो 5 ही हो जाएगा। और 2 मिलियन को करो 6 बाय 12, 2 मिलियन को करो 6 बाय 12, 1, 5 प्लस 1। लेकिन मैंने आपको कहा कि बोनस पे ना लगाना, इश्यू पे ना लगाना, किस पे लगाना, क्यूमुलेटिव पे लगाना। मैं आपको कौन सा फॉर्मूला फॉलो करवा रहा हूं, पहला वाला, 5 पे 6 बाय 12, 7 पे 6 बाय 12, 5 पे 12 बाय 12 और 2 पे 6 बाय 12 वाला फॉर्मूला मैं नहीं चला रहा। हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ वो फॉर्मूला रखा है जो आपके लिए इजी होगा। आगे की कहानी सुनो। राइट्स शेयर्स में भी कुछ हिस्सा मुफ्ता है। कैसा? राइट्स शेयर्स में भी कुछ हिस्सा मुफ्ता है। अब ये मुफ्ता हिस्सा कैसे निकाला जाएगा? इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं एक प्राइस जिसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं TERP। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, एक्स राइट का मकसद क्या है। अगर आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक शेयर है जिसकी वैल्यू 50 रुपए है, आज मिसाल 27 अगस्त पे कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड और कहती है कि 20 सितंबर पे जिसके नाम पे शेयर होगा उसको 2 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। किसको मिलेगा? 20 सितंबर पे जिसके नाम पे शेयर होगा। आज ये शेयर आपके पास है, तो क्या 20 सितंबर से पहले बेचोगे? नहीं, आप बोलोगे डिविडेंड मिला है। क्योंकि अगर मैंने ये 20 सितंबर से पहले पहले शेयर बेच दिया तो डिविडेंड किसको मिल जाएगा? जो उसका मालिक होगा, जिसके नाम पे होगा। लेकिन क्या होगा कि इन 23 दिनों के लिए क्या स्टॉक मार्केट में शेयर की खरीदो फरोख्त बंद हो जाएगी? नहीं, मार्केट तो चलनी चाहिए। होगा क्या कि इन 23 डेज के लिए आपकी शेयर की वैल्यू में डिविडेंड की प्राइस शामिल हो जाएगी। यानी मार्केट में आपका शेयर 40 का नहीं बिकेगा बल्कि 42 का बिकने शुरू हो जाएगा। क्या आपका शेयर महंगा हो गया है या वक्ती है? वक्ती है। इसमें डिविडेंड शामिल है। इसको हम कहते हैं कि 27 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक जो कीमत होगी वो कम डिव होगी। क्या होगी? कम डिव। एक होता है एक्स, एक होता है कम। जब कोई चीज उसमें इंक्लूडेड हो, जब कोई रिटर्न उसमें इंक्लूडेड हो, तो वो बन जाती है क्यूमुलेटिव डिविडेंड, कम डिविडेंड प्राइस। और डिविडेंड डिक्लेयर होने से पहले और पे हो जाने के बाद, 27 अगस्त से पहले और 20 सितंबर के बाद शेयर की वैल्यू वापस कहां पे आ जाएगी? 40, क्योंकि डिविडेंड तो मिल गया, कैश आउट हो गया। अब जो खरीदेगा उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये डिविडेंड समझ में आ गया? इसी तरीके से सोचो कि आपके पास एक सोसाइटी में 4 प्लॉट्स हैं, आपने बुकिंग करवाई थी 4 प्लॉट्स की। हर प्लॉट की कीमत चल रही है 30 लाख रुपए।
बिल्डर कहता है कि मैं अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को बेनिफिट देना चाह रहा हूं, हर 2 प्लॉट्स रखने वाले को 1 प्लॉट डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा, बशर्त कि आपके पास 2 प्लॉट्स हो। हर प्लॉट की कीमत कितनी है? 30 लाख। और जिसके पास 2 प्लॉट्स होंगे वो मुझसे तीसरा प्लॉट 24 लाख रुपए में ले सकता है, 24 लाख पे। आपको कितना फायदा होगा? 6 लाख का। कितने प्लॉट्स के ऊपर? 2 प्लॉट्स के ऊपर। तो पर प्लॉट आपको कितना फायदा होगा? 3-3 लाख, राइट। होता यह है कि वो आपको ऑफर देने के लिए 3 महीने का टाइम देता है कि मैं पहली सितंबर पे ये ऑफर दे रहा हूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक अगर कोई भी इन्वेस्टर ये इसको एक्सरसाइज करना चाहे तो मंदरजा झेल नंबर्स पे राब्ता करें। लेकिन अगर किसी ने नवंबर 30 तक मुझसे राब्ता नहीं किया, मैं प्लॉट भेज दूंगा, फिर नहीं मिलेगा 24 में। आप चाहे तो 4 प्लॉट्स के मालिक है ना, आप ऐसे कितने प्लॉट्स ले सकते हैं? 2, क्योंकि 142 हुआ है। होगा क्या कि अगर इन 3 महीने में आप नया प्लॉट अभी खरीदते तो नहीं हो, लेकिन एग्जिस्टिंग प्लॉट अगर बेचते हो, अगर एग्जिस्टिंग प्लॉट बेचते हो तो प्लॉट्स के साथ साथ वो जो 6 लाख रुपए का फायदा है वो भी बिक जाएगा। अगर आपसे कोई 2 प्लॉट 60 लाख रुपए में ले जाए, 30-30 लाख रुपए के हिसाब से, तो उसको जो प्लॉट्स मिले वो अलग और जो 6 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलेगा वो अलग। लिहाजा बेवकूफ होगा वो शख्स जो 30 में बेच दे। अगर आप कहते हैं कि बेवकूफ होगा जो 3 महीने में बेच दे, ये भी अलग बात है। लेकिन मैं अगर हर प्लॉट 33 लाख रुपए में बेचूं, क्योंकि पर प्लॉट मुझे बेनिफिट कितना है? पर प्लॉट 3 लाख। मैं कहता हूं कि भाई अगर इन 3 महीने में मुझसे कोई खरीदेगा, मैं 33 का एक प्लॉट दूंगा। वो जो डिस्काउंट मिल रहा है वो मैंने कीमत में शामिल कर दिया। वो सामने वाले को नुकसान है, मुझे भी नुकसान है, यानी ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा। मैं भी गया, उसको भी मरवा दिया। तो उस ऐसे में खरीदने वाला भी बेवकूफ, बेचने वाला भी बेवकूफ। मैं एक नहीं बेच रहा, लेकिन मुझे पर प्लॉट 3-3 लाख रुपए का फायदा है। होता क्या है कि सितंबर से लेकर नवंबर तक प्लॉट्स महंगे हो जाते हैं और हर प्लॉट की कीमत 33 लाख रुपीस हो जाती है। मिसाल एक बंदा कहता है एक प्लॉट इससे खरीद लेता हूं, एक प्लॉट इससे खरीद लेता हूं, मेरे पास 2 हो जाएंगे, मैं जाके एक सस्ते में लेके आ जाऊंगा। लेकिन प्लॉट 30 वाला 33 का हो गया। क्या हो गया? मार्केट बढ़ गई है। हम इसको कहेंगे ये जो सितंबर से नवंबर तक की कीमत है ना, ये कम डिस्काउंट है। इसमें डिस्काउंट की जो बेनिफिट है वो शामिल है। लेकिन 30 नवंबर के बाद प्लॉट वापस 30 पे आ जाएगा, इसको बोलेंगे एक्स डिस्काउंट। ऐसी तरीके से होता है, एक होती है एक्स राइट, एक होती है कम राइट। मिसाल आपके पास एक कंपनी के 4 शेयर्स हैं, हर शेयर की वैल्यू 30-30 रुपए है। कंपनी देती है 1 for 4 राइट्स इश्यू, 1 for 4 राइट्स इश्यू, और उसमें कंपनी 32 रुपए पे शेयर देती है 32 में। हालांकि शेयर चल रहा कितने का है? 40 का, सॉरी 30 बोला था, 22 का बोल देता है। शेयर कितने का था? वैसे 30 का एक। अभी कंपनी देती है कि राइट्स मैं दूंगा 22 में। डिस्काउंट कितना है? कितने शेयर्स के ऊपर? 4 शेयर्स वाले को फायदा मिलेगा। तो फी शेयर कितना फायदा हुआ? 2 रुपए। जब ये राइट्स अनाउंस होंगे, जब वो राइट्स एक्सरसाइज होंगे, कौन कौन सा दौरानिया बोल रहा हूं? जिस दिन से वो राइट्स अनाउंस होंगे और जिस दिन वो राइट्स एक्सरसाइज हो जाएंगे, उस दौरानिये में हर शेयर की वैल्यू 2-2 रुपए बढ़ जाएगी। जो 30 वाला शेयर है वो 32 रुपए का हो जाएगा। क्या हो गया? कंपनी स्ट्रांग हो गई है। इसको हम कहेंगे कम राइट प्राइस। इसमें राइट्स का जो फायदा है, डिस्काउंट, वो इसमें प्लस हो चुका है। लेकिन अगर आपने राइट्स एक्सरसाइज कर लिए या टाइम एक्सपायर हो गया,
वापस 30 पे आ जाएगी। वो 2-2 रुपए का फायदा टेम्पररी था, वो कम राइट था। हाउ वुड वी कैलकुलेट एक्स राइट एंड कम राइट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला बना रहा हूं, प्री राइट शेयर्स, राइट से पहले आपके पास जितने शेयर्स थे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कम राइट प्राइस से, फिर इसमें आप ऐड करेंगे राइट शेयर्स, जितने आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्सरसाइज रेट से। अब आपके पास शेयर्स कितने हो सकते हैं, पहले कितने थे 4, एक एक्स्ट्रा कितना मिला 1, तो ये हो गया पोस्ट राइट शेयर्स। कितने 5, और ये हो गई दोनों की टोटल वैल्यू, राइट। हाँ हाँ, वो इसमें हम शामिल नहीं करते, वो कम राइट में नहीं आता, वो कम बोनस में आता है। जिस दिन कंपनी बोनस अनाउंस करती है, जब वो बोनस क्रेडिट होता है अकाउंट्स में, तो उसमें जो वैल्यू होती है वो कम बोनस हो जाती है, राइट। एक फ्री में आ जाता है, राइट। तो जब तक अगर मैं इस दौरानिये में बोनस आने से पहले पहले ये शेयर्स बेच देता हूं, तो मैं उसके साथ साथ बोनस भी बेच दूंगा। वो शेयर जो भी मुझे मिला ही नहीं, वो भी चला जाएगा, क्योंकि अब तो वो उसको मिलेगा जिसने मुझसे शेयर्स खरीद लिए। तो उस महीने के अंदर जब तक वो बोनस एक्सरसाइज नहीं हो जाते या क्रेडिट नहीं हो जाते, उस दौरानिये में जो वैल्यू होती है वो कम बोनस हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो बोनस एक्सरसाइज हो जाएंगे, वो एक्स भी हो जाएंगे। अच्छा, अब जब हम टोटल वैल्यू को डिवाइड करेंगे पोस्ट राइट शेयर से, तो ये आ जाएगी TERP। सही है, क्या आ जाएगी TERP, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। मिसाल मैंने अभी जो मिसाल दी, उसमें एक शेयर कितने का था 30 का, लेकिन जैसे ही राइट्स अनाउंस होंगे, हर शेयर कितने का हो जाएगा 32 का। और आपके पास कितने शेयर्स होंगे 4, देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 32, सॉरी 32 नहीं, 32 था ना, 32 32 128 प्लस एक शेयर आपको कितने का मिलने वाला है 22 का। 1 मल्टीप्लाई बाय 22, इसमें प्लस कर देंगे 150, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 150। और आपके पास शेयर्स कितने हो जाएंगे राइट्स एक्सरसाइज होने के बाद 5, 150 डिवाइड बाय 5, वापस आ गई अपनी जगह पे। ये वापस आएगी, उसको हम क्या कहेंगे एक्स राइट। जब उसमें से राइट खारिज किया जाएगा, निकाला जाएगा, तो उसकी कीमत वापस उसी पे आ जाएगी। और ये 32 क्या थी, ये कम राइट थी। तो हाउ डिड यू कैलकुलेट, प्री राइट 4, कम राइट प्राइस 32, ये आपने मुझे बताया 128, फिर एक शेयर मिलेगा 22 में, तो 5 शेयर्स हो जाएंगे 150 रुपए के, एक शेयर हो जाएगा 30 का। इसको हम कहते हैं TERP, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। एक्सरसाइजेबल, जितने पे एक शेयर मिलेगा, 30 वाला शेयर 22 में मिलेगा, राइट क्या होता है 30 रुपए वाला शेयर 22 में मिलेगा, वो टेम्पररी जाएगा जब तक एक्सरसाइज नहीं करते हो आप। अगर इस महीने के अंदर, मैं वापस कहता हूं, अगर कंपनी ने 1 सितंबर पे ऑफर दी, 30 सितंबर तक वैलिड है,
जो राइट्स एक्सरसाइज होंगे, सब्सक्राइब होंगे, वो 30 सितंबर पे ही होंगे। तो 1 सितंबर से 30 सितंबर क्या होगा? कंपनी की मार्केट में ट्रेडिंग बंद हो जाएगी? नहीं ना, ट्रेडिंग तो चलेगी। और बेचने वाला बेवकूफ क्यों बेचा? जब मुफ्ता शेयर मिल रहा था तो लेके जाते। तो लिफाफा भी दे दिया, आए भी टाइम पे, मेहमान नहीं आए, इंतजार किया कि भाई लेट करे लेट करे लेट करे। अब जब खाना खुलने ही वाला था आप उठ गए। अब क्यों उठ रहे हो? बोले यार लेट बहुत कर रहे हैं, गुस्से में आप चले गए। तो खुशबू तो बहुत आई, फिर आवाजें भी बहुत आई, लेकिन आपने कहा कि नहीं भाई अब बेवकूफ कहलाएगा, अब क्यों उठ रहे हो? या तो लिफाफा ना देते। जब आए भी, हाजिरी भी लगाई, लिफाफा भी दे दिया, बढ़ जाती है ना। तो 30 दिन के लिए क्या होता है कि जो 4 शेयर्स है उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर कोई बेचना तो बेवकूफ नहीं होगा, वो खाने के पैसे काट के लिफाफा देगा कि मैंने इतना निकाल लिया कि बाहर जाके खा लूंगा। तो लाया तो 5,000 रुपये था, लेकिन 2,000 रुपये शॉर्ट कर दिए बीच में से, 3,000 दे के जा रहा हूं, तो अपने खाने के पैसे निकाल लिए मैंने। अगर कोई इस महीने के अंदर बेचेगा तो शेयर को महंगा करके बेचेगा। वो जो 8 रुपए का फायदा शेयर एक्सरसाइज करके ले सकता था, वो 4 शेयर्स बेच के कमा लेगा। आप नहीं बढ़ाओगे, वो मार्केट में खुद ही बढ़ जाएगी। तरीका मैंने आपको क्या बताया कि 8 रुपए का डिस्काउंट 4 शेयर्स पे है, तो हर शेयर पे 2-2 रुपए का फायदा, 30 वाला शेयर 32 में हो जाएगा। आपको सवाल में सब कुछ गिवन होगा। हाउ डू वी कैलकुलेट बोनस फ्रैक्शन? ये बड़ा आसान था। हाउ डू वी कैलकुलेट राइट्स फ्रैक्शन? इसको हम कैलकुलेट करेंगे एज कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय TERP, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। यानी इस केस में जब हम 32 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा राइट्स फ्रैक्शन। राइट्स में जो बोनस वाला एलिमेंट है ना, मुफ्ता, वो इतना सा है, 1.067। जो पैसे आपको मिल रहे हैं उसको तो आप टाइम अपोर्शन करो भाई, लेकिन राइट्स में जो मुफ्ता एलिमेंट है उसको भी अज्यूम किया जाएगा रेट्रोस्पेक्टिवली। कैसे किया जाएगा मैं वापस पूछ रहा हूं। इन 5 मिलियन शेयर्स में राइट शामिल है, ये लो शामिल कर दिया। इसे भी मल्टीप्लाई करो। हाँ, ये राइट्स फ्रैक्शन जो मुफ्ता वाला पार्ट है, ये भी रेट्रोस्पेक्टिव जाएगा ना। इस 6 मिलियन के अंदर राइट फ्रैक्शन शामिल है? नहीं, ये लो कर लिया। इस 8 मिलियन में राइट शामिल है? नहीं, ये लो। इस 10 मिलियन में राइट शामिल है? यस, ये लो, छोड़ दिया। This is how we calculate the weighted average number of shares. Now what happens? ये जो weighted average number of आपने शेयर कैलकुलेट किए, आप इस साल का प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स रखेंगे, वो गिवन होता है, उसको आप weighted average number of शेयर से डिवाइड कर देंगे। ये आपका आ जाएगा बेसिक EPS। कंपैरेटिव का क्या करेंगे? जो लास्ट ईयर का बेसिक EPS था, उसको छेड़ेगा कौन? बोनस और राइट्स, जो मुफ्ता मुफ्ता पार्ट है। हम क्या करेंगे, इस बेसिक EPS को डिवाइड कर देंगे
बोनस फ्रैक्शन से और राइट्स फ्रैक्शन से। ध्यान दीजिएगा, ये पिछले साल कैसे निकाला गया होगा? पिछले साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पिछले साल के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन उन शेयर्स में बोनस वाला पार्ट तो नहीं होगा ना, हालांकि बोनस इश्यू ही 2022 में हुआ है, लेकिन हम तो सिंस द फॉर्मेशन मान रहे हैं, तो हमने सिर्फ डिवाइड किया बोनस फ्रैक्शन से और राइट्स फ्रैक्शन से। अगर एक है तो एक से करना, परेशानी में नहीं आ जाना कि सर सवाल में राइट्स इश्यू तो किया ही नहीं है, तो शुक्र मनाओ। ढूंढते ना फिरना सर बोनस ही नहीं दिए कंपनी ने, तो नहीं दी तो अच्छी बात है। सर पूरे साल में कोई शेयर इशू नहीं किया, तो जितना ओपनिंग उतना क्लोजिंग, जितना आसान करता जाओ उसको उतना आसान लेते जाओ ना। मैंने कॉम्प्लिकेट करके पढ़ा दिया तो जरूरी थोड़ी सामने भी कॉम्प्लिकेट होके आएगा। हाँ, डर लगता है कि हमने तो इतना पढ़ा था कि सिर्फ इतना होता है। अब मैं इस वजह से अब ज्यादा नहीं बोल रहा कि F7 में इतना है कि लगता है कि क्या हलवा है क्या। मैं हर बात में बोल रहा हूं कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, F7 में इतना नहीं आएगा। अब मैं नहीं बोल रहा हूं ज्यादा आएगा नहीं अभी भी, लेकिन डर नहीं बैठ जाना चाहिए कि इतना आसान EPS आ सकता है। ठीक है, ये हो गए दो EPS, एक बेसिक एक कंपैरेटर। तीसरा EPS जो हम प्रूडेंटली कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डाइल्यूटेड EPS। इसका दरहकीकत ये मकसद है कि अगर हमारी कंपनी की तरफ से कोई कमिटमेंट्स हैं जिनको फुलफिल करने के लिए हमें फर्दर शेयर्स इश्यू करने पड़ सकते हैं, उसका हमारे EPS पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अभी हुआ कुछ नहीं है, जो हो चुका वो बेसिक, जो शेयर्स आप इशू कर चुके वो बेसिक, जो बोनस आप दे चुके वो बेसिक में आ जाएंगे, लेकिन जो अभी हुआ नहीं वो किस में शो किया जाएगा? डाइल्यूटेड में। मिसाल, अगर हमने कन्वर्टेबल लोन नोट्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं, जिसके अंदर हम अपने डेट होल्डर्स को अलाउ कर चुके हैं कि बेटा चाहो तो पैसे ले जाना, चाहो तो शेयर्स ले जाना। अगर कल को वो शेयर्स लेने आ जाते हैं तो मैं मना तो नहीं कर सकता ना। इससे क्या होगा? आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने से EPS नीचे आ जाएगा। हम देखेंगे कि अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या उसकी वजह से उसके बाद वाली अर्निंग्स पे कोई फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये क्या है? कन्वर्टेबल डेट है। इसके ऊपर आप क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। अगर ये कन्वर्ट हो गए तो क्या फिर भी मैं इंटरेस्ट दूंगा? नहीं। आई वुड सी अ बेनिफिट। मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट सेव हो जाएगी और मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा और लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। हम पहला देख रहे हैं इंपैक्ट ऑन अर्निंग्स। हाउ वुड यू सी कि जितना भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है इस साल का प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, जो हमने बेसिक EPS में यूज किया है, would it still be same if the date has been converted? No. इसमें फाइनेंस कॉस्ट सेव हो जाएगी, तो अर्निंग्स बढ़ेगी कम हो जाएगी?
इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है कि जब हम टैक्सेशन अथॉरिटीज को दिखाते हैं कि देखिए हमने इंटरेस्ट दिया है तो वो उस पर टैक्स कम कर देते हैं। अब के बाद जब आप टैक्स नहीं देंगे तो टैक्स देना पड़ जाएगा। हम इसमें से फाइनेंस कॉस्ट में से माइनस कर देंगे फिर टैक्स ऑन इंटरेस्ट। राइट जो आप कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, मिसाल के तौर पे आपका प्रॉफिट है 55 लाख का, 55 लाख का, हाँ नहीं, और उस 55 में 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन कन्वर्टेबल डेट है, जो यानी वैसे आपका प्रॉफिट 60 लाख था लेकिन फाइनेंस कॉस्ट माइनस करने की वजह से 55 पे आ गई। अगर ये रिडीम या कन्वर्ट हो जाते हैं तो यू विल नो लॉन्गर बी बेयरिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मैं उसमें वो 5 लाख ऐड कर दूंगा, उससे मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर टैक्स रेट 30% है मिसाल, तो 5 लाख के इंटरेस्ट में मुझे 30% इंटरेस्ट का टैक्स का रिलीफ मिलता होगा 1.5 लाख, वो भी चला जाएगा। तो 5 लाख का फायदा होगा, 1.5 लाख का नुकसान होगा, नेट फायदा 3.5 लाख का होगा। And what would be impact on number of shares? Number of shares increase हो जाएंगे। So there are weighted average number of shares जो आप already यूज कर चुके हैं। इसमें प्लस कर देंगे वो शेयर्स जो कन्वर्ट होके आएंगे। मिसाल अगर हमारे ऊपर लायबिलिटी $5 मिलियन की है, $100 का एक बॉन्ड है, तो 5 मिलियन को 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे, क्योंकि हर बॉन्ड की पार वैल्यू कितनी है 100। और अगर ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 40 शेयर्स तो 5 मिलियन डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40, 2 मिलियन इजाफी शेयर हो जाएंगे, नए शेयर इश्यू हो जाएंगे। अगर सवाल में ये बताता है, F7 का लेवल नहीं है, समझा देता हूं। अगर हमने शेयर होल्डर्स को कहा कि हम 100 वाले बॉन्ड के अगेंस्ट 35 शेयर्स देंगे, अगर 2023 में ले लिए तो 40 शेयर्स देंगे अगर 2024 में लिए तो, और 30 शेयर्स देंगे अगर 2025 में लिए तो। अब हम 35 शेयर्स भी दे सकते हैं, 40 शेयर्स भी दे सकते हैं, 30 शेयर्स भी दे सकते हैं। हम यहां पे कौन से शेयर्स देंगे? वर्स्ट डाइल्यूशन। आपके ईपीएस में बुरे से बुरा इंपैक्ट किससे आएगा? 40 से। बुरे से बुरा, क्योंकि मैं प्रूडेंट हूं ना अभी। इस केस में हम यहां पे शो करेंगे अज्यूमिंग दैट द वर्स्ट डाइल्यूशन टेक्स प्लेस एंड यू विल कैलकुलेट द ईपीएस। याद रखो, ऐसा मुमकिन है कि अर्निंग्स का फायदा बढ़ते शेयर्स के नुकसान से ज्यादा हो, जो अर्निंग्स पे बेनिफिट आएगा वो ज्यादा हो और जो नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा होगा वो कम हो। नतीजा ऐसा निकले कि हमारा डाइल्यूटिव ईपीएस बेसिक ईपीएस से बेहतर दिखे। मिसाल, अगर आपका बेसिक ईपीएस आता है 50 सेंट्स का, 50 पैसा पर शेयर, और डाइल्यूटिव ईपी आता है 52 सेंट्स का, तो आप पता है क्या करोगे? लिख दोगे नॉट डाइल्यूटिव, रिपोर्ट नहीं करना 52। आप नुकसान दिखा रहे हो कि फायदा? नुकसान। फायदा अगर होने वाला है तो आप रिपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपका डाइल्यूटिव ईपीएस बेसिक ईपीएस से बेहतर हो, मिसाल आपका बेसिक ईपीएस आ रहा है 50 पैसा, $0.5, और डाइल्यूटिव आ रहा है $0.52, तो आप 0.52 रिपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पे लिख देंगे
EPS इज नॉट डायल्यूटेड, राइट। ना 52 को कहीं दिखाना भी मत, फायदा नहीं दिखाना, प्रूडेंट हो जाओ। ये बात समझ में आ गई। दूसरा, कंपनी की तरफ से इश्यूड होते हैं शेयर ऑप्शंस या फिर वारंट्स। इसके अंदर हम अपने इन्वेस्टर्स को या अपने डायरेक्टर्स को या अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन दे रखते हैं, ऑप्शन दे रखते हैं कि अगर आप चाहें तो इतने पैसे देकर इतने शेयर्स लेके जाना, लेकिन हम उनको शेयर्स खरीदने का ऑप्शन देते हैं, मुफ्त में नहीं देते हैं। अगर वी हैव गॉट 5 डायरेक्टर्स एट स्ट्रेटेजिक लेवल जिनको हम अपनी कंपनी के साथ रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इनमें से कोई रिजाइन ना कर जाए, हम हर डायरेक्टर को कहते हैं कि अगर 3-3 साल तक मेरे पास रुक गए तो आप में से हर एक बंदा मुझसे 10,000 शेयर्स $5 पर शेयर के हिसाब से बाय कर सकता है। ठीक है। हालांकि इस साल मेरा शेयर चल रहा है $8 का, $8 का, और वो कितने में ले सकते हैं? अभी लिए नहीं उन्होंने, लेकिन अगर लेंगे तो क्या सारे शेयर्स के पैसे देंगे? नहीं, वो तो 5 देंगे, 3 रुपए तो मुफ्ता होगा ना। हम कैलकुलेट करेंगे डायल्यूटिव शेयर्स। वापस देखते हैं इससे अर्निंग्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि हमने IFRS 2 नहीं पढ़ा, सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हमारी अर्निंग्स पे इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि हमने डायरेक्टर्स को आसरा करवाया है कि 5 साल बाद, 3 साल बाद आप चाहे तो शेयर्स ले लेना, अभी लिए तो नहीं है। तो हम प्रॉफिट लॉस में इसको कुछ भी नहीं दिखाते। लिहाजा जब ये एक्सरसाइज हो जाएंगे भी तो आपके प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी न्यूमरेटर इंप्रूव होगा ही नहीं। पैसे मिलेंगे ना, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, तो प्रॉफिट लॉस में नहीं आएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमने IFRS 2 नहीं पढ़ा। मैं आपका तजस्सुस समझ सकता हूं और रहना भी चाहिए। इसका एक अमाउंट प्रॉफिट लॉस में जाता है। IFRS 2 डील करता है शेयर बेस्ड पेमेंट से, और वो FR का हिस्सा नहीं है। तो एग्जामिनर को अगर आपने बोल दिया कि प्रॉफिट लॉस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वो बोलेगा ओके, वो आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करेगा हाँ बेटा $3 को छोड़ दिया, आपकी बात सही है, वो प्रॉफिट लॉस में जाते हैं। लेकिन सिंस दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अ सिलेबस, तो हम क्या रखेंगे कि अर्निंग्स पे कोई भी इंपैक्ट नहीं। हालांकि ये भी देखो कॉम्प्लेक्स जा सकता है। कन्वर्टेबल डेट को आप इक्विटी मानते हो कि लायबिलिटी? हाइब्रिड, कंपाउंड, एक हिस्सा डेट एक हिस्सा इक्विटी होता है। क्या उसका कूपन प्रॉफिट लॉस में जाता है? नहीं, इफेक्टिव जाता है। और टैक्सेशन अथॉरिटीज इफेक्टिव को नहीं मानती। इसको कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, यानी मैं जहां पे जो फाइनेंस कॉस्ट सेव करूंगा वो कूपन नहीं करूंगा, वो इफेक्टिव करूंगा। क्योंकि मैंने प्रॉफिट लॉस में कौन सी भेजी, जो मार्केट में चल रहा होगा ना, नॉन कन्वर्टेबल पे अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हो आप। और टैक्सेशन अथॉरिटीज वाले मुझे रिलीफ किस पे देंगे? कूपन पे। वो इफेक्टिव को नहीं मानते, वो तो पेमेंट को मानते हैं। टैक्स वाले सिर्फ ये पूछेंगे कि दिया कितना इंटरेस्ट, और दिया तो मैंने कूपन है। इफेक्टिव तो मैंने खुद मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए बीच में डाला ना, वो थोड़ी मैचिंग कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कॉम्प्लिकेट चीजें हो सकती है।
राइट राइट, जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो मैं तो मैच कर लूँ ना। नहीं आप कुछ भी नहीं करोगे, आप इसकी टेंशन में ना जाओ। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर एग्जामिनर चाहता तो इसको इस लेवल पे ला सकता था, लेकिन नहीं लाएगा। करेंगे 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 करेंगे। मैंने अभी क्या, हाँ अभी मैंने किसकी बात की है, अर्निंग्स में कोई इंपैक्ट नहीं है। यानी जितना प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आप पहले दिखाते थे, ये राइट्स एक्सरसाइज होने के बाद, ये ऑप्शंस एक्सरसाइज हो जाने के बाद भी प्रॉफिट उतना ही रहेगा। व्हाट वुड बी इंपैक्ट ऑन नंबर ऑफ शेयर्स? एक वो शेयर्स जो आपने ऑलरेडी दिखाए हुए हैं, जिनको हमने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, एज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें हम प्लस करेंगे मुफ्ता शेयर्स। ये देखिएगा ये मुफ्ता शेयर्स कैलकुलेट कैसे होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा तरीका है इसका। कितने शेयर्स इशू करने वाले हो मेरी मिसाल के तहत? हर डायरेक्टर को 10,000 शेयर्स है और 5 डायरेक्टर्स हैं, तो टोटल कितने शेयर्स में दे सकता हूं? 50,000। हर शेयर के पैसे कितने मिलेंगे? हम रखेंगे कैश, कैश इक्विवेलेंट शेयर्स, यानी पैसे कितने मिले टोटल? 250। सवाल बताता है कि पूरे साल में जो एवरेज हमारी मार्केट वैल्यू चल रही है ना, वो 8 चल रही है। यानी हमारा एक शेयर अभी कितने का है? 8 का। तो 2.5 लाख में कितने मिलेंगे? देखो 2.5 लाख डिवाइड बाय 8, 31,250। इसको मैंने कहा कैश इक्विवेलेंट शेयर्स, यानी जितने मुझे पैसे मिलेंगे वो कितने शेयर्स के पैसे होंगे। और आपने मुझे बताया कि ये पैसे होंगे 31,000, और हम माइनस करेंगे अगेंस्ट शेयर्स ग्रांटेड। 2.5 लाख में, राइट, 2.5 लाख में शेयर्स मिलेंगे कितने? 31,250। और आप कितने शेयर्स दे रहे हो 2.5 लाख में? 50,000। मुफ्ता कितने हैं? 18,750। ये क्या कहलाएंगे? डायल्यूटिव शेयर्स, या इसमें प्लस कर देंगे। जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है उसमें ये डायल्यूटिव शेयर्स प्लस कर देंगे ना। अगर है, चलो मान लिया, अगर हम दे रहे हैं 5 में और एवरेज मार्केट चल रही है 3, तो यानी पैसे ज्यादा है और शेयर्स कम है। आपका जवाब नॉट डायल्यूटिव। राइट, जो दे चुके हैं, जो अभी हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो तो है ही, वो तो बेसिक में भी है, कंपैरेटिव में भी है, डायल्यूटिव में भी है। हाँ, ये सिर्फ डायल्यूटिव में आएगी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये मैं 2 कमिटमेंट्स की बात कर रहा हूं जो कि कंपनी की तरफ निकल सकती है, जो कंपनी की तरफ निकल सकती है, जिसके तहत कंपनी ने फ्यूचर में शेयर्स इशू करने पड़ सकते हैं। और जब हम शेयर्स इशू करेंगे तो एन मुमकिन है कि ईपीएस लड़खड़ाए, गिर जाए। इसमें ईपीएस इंप्रूव होने की तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर प्लस नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर प्लस हो रहा है। तो इसमें ईपीएस बेसिक से बेहतर हो ऐसा तो मुमकिन नहीं, लेकिन इसमें ईपीएस बेसिक से बेहतर हो ऐसा मुमकिन है।
इसमें है, देखो क्योंकि अर्निंग्स भी प्लस हो रही है, नंबर ऑफ शेयर्स भी प्लस हो रहे हैं। अगर अर्निंग्स का इजाफा नंबर ऑफ शेयर से कई गुना ज्यादा हो गया तो बेसिक के मुकाबले में डायल्यूटिव बेहतर भी हो सकता है। छोड़ो सब बातों को, सीधी बात, कभी भी अगर आपको डायल्यूटिव ईपीएस बेसिक ईपीएस से बेहतर होता दिखाई दे तो आप क्या लिखोगे? नॉट डायल्यूटिव। दिखाएंगे नहीं डायल्यूटिव। कंपैरेटिव हर सूरत दिखेगा, बेसिक ईपीएस हर सूरत दिखेगा, लेकिन डायल्यूटिव ईपीएस डिस्क्लोज हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर लड़खड़ा रहा है या गिर रहा है तो दिखेगा। अब मिसाल कंपनी की तरफ से ऐसी कोई कमिटमेंट ही नहीं है तो फिर तो डायल्यूटिव ईपीएस का फायदा नहीं निकलेगा ही नहीं। और अगर डायल्यूटिव ईपीएस उल्टा बेहतरी की तरफ जा रहा है तो भी मना कर दो। डिफरेंस निकालना चाह रहे हो कि 3 रुपए का? हाँ कर सकते हो। मैथ्स है, मैथ्स खुला मैदान है, जिसको समझ में आए वो उसके अलग अलग कैलकुलेशंस करना चेक कर सकता है। लेकिन एक जो लॉजिकल तरीका है वो ये हो सकता है कि पैसे कितने शेयर्स के मिल रहे हैं और हम दे कितने शेयर्स रहे हैं। अगर ये कन्वर्टेबल्स कहीं मीडियम में इशू हुए हैं तो इस साल जो इंटरेस्ट होगा वो पूरे साल का नहीं गया होगा अर्निंग्स में से। मिसाल हमने इसको आज से 9 महीने पहले इशू किया है, ईयर एंड से 9 महीने पहले इशू किया है, तो इस साल जो हमारा अर्निंग्स यानी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है उसमें पूरे साल की फाइनेंस कॉस्ट तो नहीं है, उसमें है ही 9 महीने की, तो अब एडबैक भी क्या करेंगे? कोई 9 महीने।